हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव में समझते हैं वेव का इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। तो इक्वेशन ऑफ वेव होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इफ़ इट इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा होता है तो प्लस हो जाता है। सो अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जा रहा है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, पीछे आ रहा है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है। ये होता है इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब आपको आगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वगैरह दे रखा है कि भाई जैसे मान लो ट्रांसवर्स वेव ऐसे गई और यहाँ पे कोई चीज़ है, इससे टकराई रिजिड बॉडी से, तो लौटते टाइम क्या होगा, लौटते टाइम ये उल्टा हो जाएगा। जस्ट को दे रखा है कि भाई मान लो तुमने यहाँ से झटका दिया और अब की बार इसमें रिंग लगा रखा है तुमने, तो होगा ऐसा कि बेसिकली ये जाएगा, रिंग उठेगी, रिंग नीचे आएगी, ठीक है, रिंग उठ के नीचे आएगी, बट ये सेम टू सेम तरीके से पीछे आ जाएगा, मतलब ये नहीं पलटेगा। ठीक है, तीसरे केस में उन्होंने क्या किया, एक मोटी रस्सी को एक पतली रस्सी से जोड़ दिया। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, मोटी रस्सी में ऐसा झटका दोगे तो पतली रस्सी में भी ऐसा झटका आएगा, मोटी रस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास मोटी रस्सी और यहाँ पे पतली रस्सी है, तुमने पतली रस्सी में ऐसा झटका दिया तो पतली रस्सी यहाँ आएगी, इससे टकराएगी और ऐसे होके लौट जाएगी, क्योंकि मोटी रस्सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्शन वाले केसेस थे। तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव मतलब बेसिकली जिसका पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये लॉन्जिट्यूडनल है जिसमें पैरेलल वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे गए, अब यहाँ पे कोई वॉल होगी, रिजिड वॉल होगी, उससे टकराएंगे, तो जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन था वहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा, जहाँ कंप्रेशन था वहाँ रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा। मतलब कंप्रेशन मतलब जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये, तो जब लौटेंगे ना तो यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी, और रेयर फ्रैक्शन मतलब पार्टिकल डेंसिटी यहाँ कम है, जैसे ये, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी लौटते टाइम। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन वाला फालतू सा पार्ट था, आई होप समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास दो वेव है, एक वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा वेव है तुम्हारे पास जिसका इक्वेशन है a2। ठीक है, तुम्हारे पास दो वेव है मान लो, तो बेसिकली तुमसे मान लो पूछा गया इंटेंसिटी पता करो, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पता करो। तो मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें दो एम्पलीट्यूड दे दिया 3 और 5, तुमसे पूछा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो जनरली लोग इसको 9:25 करके आ जाते हैं, जबकि ऐसे नहीं होगा, ये होगा 8/2 का होल स्क्वायर, तो ये 16:1 आएगा, 9:25 या 25:9 नहीं आता है। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला। अब फाइनली हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज स्टेशनरी वेव्स। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो देखो स्टेशनरी वेव्स का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव है, वहाँ टकराई, अब लौटते टाइम ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों वेव्स का जो ये कॉम्बिनेशन बना ना, इसी को बोला जाता है स्टेशनरी वेव। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, अगर तुम लोग इसको ऐसा करो तो बेसिकली तुम्हें ये जो डिस्टेंस दिख रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और इन पॉइंट्स को जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं इन्हें एंटी नोड कहा जाता है। ठीक है, और वो पॉइंट जो सबसे नीचे रह गया उसको नोड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इक्वेशन ऑफ वेव पता ही है, y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y इक्वल टू a साइन, या ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस ओमेगा टी, चलो वही लिख दो। ठीक है, तो अगर वेव पीछे आ रही है तो उसका इक्वेशन ये होगा, मतलब पहले वेव आगे गई उसका इक्वेशन ये हुआ, फिर वेव पीछे आई उसका इक्वेशन ये हुआ। ठीक है, इसमें ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2πf या तो 2π/T। ठीक है, और जो k है वो है वेव नंबर, इसका वैल्यू होता है 2π/λ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, k को 2π/λ से रिप्लेस करो, ओमेगा को 2πf से रिप्लेस करो, फिर 2π कॉमन लो। ठीक है, उसके बाद आप y1 प्लस y2 निकालो, ये y1 है ये y2 है। ठीक है, तो y1 प्लस y2 निकालो इसके बाद, तो आपको y रिजल्टेंट मिलेगा, और ये जो y रिजल्टेंट होगा यही इक्वेशन होगा स्टेशनरी वेव्स का, क्योंकि स्टेशनरी वेव क्या है, बेसिकली y1 और y2 का कॉम्बिनेशन है ना, तो y1 प्लस y2 निकालो, उससे आपको इक्वेशन ऑफ दिस स्टेशनरी वेव मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव आता है y इक्वल टू a साइन 2π nt, जहाँ पे इस a की वैल्यू होती है 2a cos 2π x/λ। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, और यहाँ पे इस a की वैल्यू को याद रखो, क्योंकि इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो अगर आपको एंटी नोड की कंडीशन चाहिए तो अगर आपको नोड की कंडीशन चाहिए तो नोड यहाँ होता है, यहाँ मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप 0 पुट कर दो, अगर इसको आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुट करके दिखा देता हूँ, अगर आप 2a cos 2π x/λ को 0 पुट कर दो तो 2a वहाँ जाके 0 हो जाएगा, cos वहाँ जाके cos इनवर्स 0 हो जाएगा। cos 0 कब होता है,
π/2 पर, ठीक है। तो 2πx/λ की वैल्यू आ जाएगी π/2। क्या सिर्फ π/2 पर होता है? नहीं, 3π/2 पर भी होता है, 5π/2 पर भी होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन उठा लो, सिर्फ पाई से पाई खत्म, तो x की वैल्यू आ गई λ/4, मतलब λ/4 डिस्टेंस पर तुम्हें पहला नोड मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरे से उठाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3λ/4, तो वहां पे तुम्हें दूसरा नोड मिलेगा। तो बेसिकली तुम्हें पहला λ/4 पे मिला, दूसरा 3λ/4 पे मिला, फिर 5λ/4 पे मिला। तो इसका तुम एक जनरलाइज इक्वेशन लिख सकते हो 2p - 1 λ/4। p की वैल्यू को तुम डालते जाओ, 1 से शुरू करो, डालते जाओ, ठीक है। तो तुम्हें पता चलता रहेगा नोड कब कब आ रहा है। अब दूसरा होता है यहाँ पे कंडीशन फॉर एंटी नोड, ठीक है। एंटी नोड का कंडीशन क्या होता है? तो एंटी नोड का कंडीशन निकालने के लिए तुम इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी डाल दोगे? +-2a डाल दोगे, क्योंकि एक बार वेव ऊपर जा रही है तो +2 है, फिर नीचे आ रही है तो -2 है, ठीक है। यही तो एम्पलीट्यूड है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड की वैल्यू को जब +-2a डाल दोगे, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी λ/2, खुद से कर लेना वो, ठीक है। पहला आपको मिलेगा λ/2 पर, दूसरा λ पे, तीसरा 3λ/2 पे, तीसरा 2λ पे, ठीक है। बेसिकली 0 से शुरू होता है, पहला 0 पे मिलेगा, फिर λ/2 पे, फिर λ पे। तो बेसिकली इसको लिख दिया जाता है x = p λ/2, ठीक है, जनरलाइज्ड वे में। और p को 0 से शुरू करो, p को 0 डालोगे 0, 1 डालोगे λ/2, 2 डालोगे तो 2λ/2 मतलब लैम्बडा, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन फॉर एंटी नोड। चलिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे नोड कब कब पाया जाता है? λ/4 पर, फिर 3λ/4 पर, फिर 5λ/4 पर। तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? दो नोड के बीच की डिस्टेंस होती है सक्सेसिव नोड, मतलब एक के बाद एक। तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, ठीक है। फिर एंटी नोड के लिए भी सेम कंडीशन है। एंटी नोड कब कब पाया जाता है? मतलब 0 पर, λ/2 पर, फिर λ पर, फिर λ पर, ठीक है, ऐसा पाया जाता है। तो दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? λ/2। सक्सेसिव एंटी नोड λ2 - 0 λ/2, ठीक है। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक नोड और उसके बगल वाले एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। एक नोड और उसके जस्ट बगल वाले एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो कैसे निकालोगे? उसके लिए पहला नोड और पहला एंटी नोड ले लो, या दूसरा नोड दूसरा एंटी नोड ले लो। तो पहला नोड λ/4 पे है, पहला एंटी नोड 0 पे है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज दिस, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस। फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड, फर्स्ट एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड। तो कैसे करोगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है v = n λ। फ्रीक्वेंसी पता है, वेलोसिटी पता है, लैम्बडा आ जाएगा। और जैसे ही तुम्हें लैम्बडा मिला, तुरंत तुम λ/2 करके 2 नोड के बीच की डिस्टेंस निकाल दोगे, 2 एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे। इजी? अच्छा, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो हार्मोनिक एंड ओवरटोन समझते हैं। पहले ओपन पाइप के लिए समझते हैं, फिर क्लोज्ड पाइप के लिए समझेंगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक पाइप है, तुमने यहाँ पे ऐसे बजाया इसको, तो इसके अंदर स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। तो ओपन एंड पे स्टेशनरी वेव ऐसे बनती है और क्लोज्ड एंड पे ऐसे बनती है, ठीक है। तो टोटल लेंथ मान लेते हैं इस कंटेनर की L है, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेशनरी वेव की। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक नोड है, एक एंटी नोड है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? λ/4। मतलब बेसिकली ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? λ/4। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कैपिटल L की जो वैल्यू है वो λ/4 के इक्वल है, ठीक है। मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है n λ। अच्छा, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी? 4L, ठीक है। इस लैम्बडा को यहाँ डालोगे तो n × 4L आएगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी v/4L, ठीक है। n1 भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ एक केस के लिए देखा था, अब मैं इसमें पूरा लूप बना के देखता हूँ, ठीक है। मतलब अब की बार मैं क्या करता हूँ, 2 नोड और एक एंटी नोड लेकर देखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा आएगा, माइंड मत करना ड्राइंग को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ इसमें मैं L मान लेता हूँ। अब की बार कैसा है यहाँ पे? नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। 2 नोड और 2 एंटी नोड है अब की बार। तो बेसिकली ये नोड, ये एंटी नोड, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी? λ/4, फिर ये λ/4। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ कितना? λ/4, फिर यहाँ से यहाँ कितना? λ/2। क्यों? क्योंकि ये 2 एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस है, 2 एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 और एक नोड एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। तो कैपिटल L की वैल्यू हो जाएगी λ/4 + λ/2, मतलब ये हो जाएगा 3λ/4, ठीक है। तो इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 4L/3। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? n लैम्बडा। तो v = n × 4L/3 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 3v/4L। और अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो v/4L जो है इसकी वैल्यू है n1, तो n2 यहाँ पे आ जाएगा 3n1। तो बेसिकली जो तुम्हारा ये n1 था इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और ये जो तुम्हारी वैल्यू है इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। n2 तुम्हारा सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है। हार्मोनिक ओवरटोन समझ गया? ये तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक था,
ये N2 तुम्हारा सेकंड हार्मोनिक प्लस फर्स्ट ओवरटोन दोनों है। ऐसे ही N3 निकालोगे तो N3 क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। तो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि द थर्ड हार्मोनिक इज दिस, सो फाइंड लैम्बडा। तो कैसे निकालोगे, थर्ड हार्मोनिक तुम्हें दे रखा है, तो थर्ड हार्मोनिक का जो भी फॉर्मूला बनेगा, थर्ड हार्मोनिक कब बनेगा, जब इसमें एक और लूप ले लोगे, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा उसके बेसिस पे सॉल्विंग करना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी चीज है यार। एंड करेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे वेव कभी कभी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा रहती है ना, तो इसको ई नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो वेव कभी कभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो कंटेनर इतना ही है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे पाइप इतनी ही है, वेव थोड़ा सा ऊपर निकली हुई है, तो ये जो थोड़ा सा ऊपर निकली हुई है इसको स्मॉल ई कहा जाता है, दैट इज एंड करेक्शन। तो बेसिकली कैपिटल एल की वैल्यू हो जाती है स्मॉल एल प्लस ई, फॉर क्लोज्ड पाइप स्मॉल एल प्लस ई हो जाता है, ठीक है। किसका वैल्यू, एंड करेक्शन का वैल्यू। तो बेसिकली कैपिटल एल की जगह आप स्मॉल एल प्लस ई डाल सकते हो अगर एग्जाम में आपको एंड करेक्शन दे रखा है तो। आइए डिस्कस करते हैं अब तो ओपन पाइप। ओके, ओपन पाइप डिस्कस करते हैं। तो ओपन पाइप में भी सेम तरीके से एंड करेक्शन होता है, हाँ होता है। तो आपको पता है ओपन वाले केस में खुला रहेगा, ठीक है, ओपन वाले केस में ऐसे खुला रहेगा। ओके, तो ये हमने बना ली ओपन वेव में, ओपन पाइप में स्टेशनरी वेव। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ से ये ओपन है ना, वहां पे क्या आता है, एंटी नोड, ठीक है। तो नोड यहाँ एक एंटी नोड यहाँ, एक एंटी नोड यहाँ, तो दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्बडा बाय 2। तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, 2L। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्बडा। तो वेलोसिटी क्या आ गया, n इंटू 2L। तो n क्या आ गया, v बाय 2L। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक। क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब इस पाइप में एक और केस देखते हैं, ठीक है, जब ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ठीक है, ऐसा, ठीक है, DN ने बना दिया, जो भी है समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्बडा बाय 2। ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्बडा बाय 4। ओके, ये है लैम्बडा बाय 4 और ये कितना, ये भी है लैम्बडा बाय 4, एक नोड एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया लैम्बडा, तुम्हें पता नहीं है बट हो गया। v इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, तो v इक्वल टू NL आ गया, तो n का वैल्यू आ गया v बाय L। सो ये N2 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो N2 की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दिख रही है v बाय 2L, ठीक है। तो N2 की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दिख रही है 2N1। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अब सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हार्मोनिक ओवरटोन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसमें एंड करेक्शन होता है कैपिटल L इक्वल टू L प्लस 2E। 2E क्यों, क्योंकि ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, तो 2E हो जाता है, तो L प्लस 2E, ठीक है। अच्छा, नीचे टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एंड करेक्शन का रेशियो निकालने के लिए भी दे रखा है, तो इजी सी चीज़ है, क्या कर सकते हो, N1 L1 इक्वल टू N2 L2 किया, इस कैपिटल L की जगह L प्लस 2E डालो, इस कैपिटल L की जगह L प्लस 2E डालो, सॉल्व करो तो E का वैल्यू मिल ही जाएगा। तो ये हो जाएगा N1 L प्लस 2E और ये हो जाएगा N2 L प्लस 2E, ठीक है, L2 L1। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालो। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक में 2 रेशियो में से एक रेशियो गलत है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना कौन सा वाला गलत है। जहाँ तक मुझे याद है क्लोज्ड पाइप वाला गलत था शायद, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, आप लोग इसका जनरल केस भी बना सकते हो, जैसे N1 की वैल्यू v बाय 2L आई, N2 की वैल्यू 2N1 आई, ठीक है। तो इसको P के टर्म्स में आप इसका जनरल केस बना सकते हो। तो मैं जनरल केस साइड में चिपका देता हूँ ओपन पाइप का, और इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज्ड पाइप का भी जनरल केस, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। n इक्वल टू 1/2L रूट T बाय M, ये इसका फॉर्मूला होता है। M होता है लीनियर मास डेंसिटी, T होता है टेंशन, L होता है लेंथ, ठीक है। तो तीनों के लॉ होते हैं। N क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो लॉ ऑफ लेंथ आपसे क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टेंशन। और लीनियर लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी। तो ये तीनों लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप याद कर लेना जैसा टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। तीनों लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कर लेना और साथ ही में इस फॉर्मूले को भी कर लेना, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो इसके बाद बेसिकली टेक्स्ट बुक में आपको वो वाला पार्ट दिया है एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो ना, फॉर्क को ऐसे टच करा के यहाँ पे टच कराते हो, फिर वो पेपर नीचे गिरता है, फिर आप लोग उस फ्रीक्वेंसी और लेंथ को नोट करते हो। तो बेसिकली ये उसी एक्सपेरिमेंट में आप लोग इस लॉ को प्रूव करते हो, राइट। तो बेसिकली वही दे रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कर लेना और जो लॉ ऑफ लेंथ है उसको कर लेना अच्छे से, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी भी अच्छे से कर लेना और लॉ ऑफ टेंशन भी कर लेना, ठीक है। इसके जस्ट नीचे दे रखा है। ये तीनों जो आप लोगों को डेफिनेशंस दिख रही है ना, इन दोनों को अच्छे से रट लेना, डिट्टो आएगा एग्जाम में अगर आना होगा तो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एकदम डिट्टो।
तो ऐसा एकदम लिख के आना है आपको, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, बेसिकली जो आप बीट सुनते हो ना, तो आपने बेसिकली बीट वगैरह सुना होगा, जैसे आप रैप वगैरह सुनते हो या कुछ भी सुनते हो। वेल आई हेट रैप्स, एनीवेज। तो जो रैप वगैरह आप सुनते होगे तो उसमें जो आपको बीट सुनाई देते हैं ना, दुप दुप दुप, तो बेसिकली व्हाट इज बीट? बीट बेसिकली डिफरेंस होता है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो बीट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और उन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का जो टाइम इंटरवल होता है उसको आप 1/n1 - n2 से दिखा सकते हो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर के बाद एक बार उसका डेरिवेशन ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद बाकी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें दे रखी हैं, सो आई डोंट थिंक उन थ्योरेटिकल चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। अगर आपको उन थ्योरेटिकल चीज़ों को भी पढ़ना है तो बेसिकली आप इस चैप्टर का जो मेरा लेक्चर था उसमें आखिरी पार्ट देख सकते हो। आखिरी के 10 मिनट में मैंने वो पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें बताया था। ओके, सो थैंक यू सो मच।